नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त भारत और नेपाल का जो रिलेशन है वो काफ़ी नाजुक बना हुआ है। नाजुक इसलिए क्योंकि भारत और नेपाल के बीच का जो संबंध था वो दुनिया के लिए एक मिसाल था। चाहे वो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हो, मिलिट्री रिलेशन हो, डिप्लोमेटिक रिलेशन हो, आप किसी भी रिलेशन की बात कीजिए तो भारत और नेपाल का जो रिलेशन था उसका बराबरी किसी भी दो देश का जो संबंध है वो नहीं कर सकता। इस तरीके का डीप रिलेशन था और इस संबंध को भारत और नेपाल के संबंध के लिए कहा जाता है कि भारत और नेपाल के बीच में रोटी और बेटी का रिश्ता है। तो इस तरीके का रिलेशन इंडिया और नेपाल के बीच में रहा है काफ़ी पुराने टाइम से। लेकिन इस वक्त जैसा कि मैंने कहा आपको कि नाजुक स्थिति बना हुआ है और ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो एंटी इंडिया स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं लगातार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग नेपाल और भारत के बीच का जो मिलिट्री रिलेशन है हम लोग उसकी बात करेंगे। मैंने बहुत से वीडियो भारत और नेपाल के इस विवाद पे अपलोड कर चुका हूं मैं चैनल पे, तो आप उन वीडियोज़ को भी जाके देखिए क्योंकि हर वीडियो में मैं अलग अलग एस्पेक्ट से या उस वक्त जो भी जब अपडेट आता है तो उसके हिसाब से मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करता हूं चैनल पे, तो उन वीडियोज़ को भी आप जाकर ज़रूर देखें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत और नेपाल के बीच के मिलिट्री रिलेशन की बात करेंगे और इसमें हम खासकर गोरखा रेजिमेंट, गोरखा सोल्जर्स की हम बात करेंगे कि उनका क्या इतिहास है, भारत के साथ उनका किस तरीके का जुड़ाव है और दुनिया गोरखा सोल्जर्स के बारे में क्या सोचती है, क्या जानती है। तो हम इसी बात को इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को क्या करना है, तो सब्सक्राइब करना है। एंड दोस्तों, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आपको वीडियो अगर पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, आज का जो इस वीडियो है उसको हम शुरू करते हैं। दोस्तों, गोरखा सोल्जर, गोरखा आर्मी या गोरखा के जवान, आपको जो कहना है आप कह सकते हैं। दोस्तों, इसके बारे में इनके बारे में दुनिया क्या कहती है, क्या सोचती है, वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, एडोल्फ हिटलर, जिसको हम लोग बेसिकली हिटलर कहते हैं, तो हिटलर को तो पूरी दुनिया जानती है। और अगर आपको वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में अगर थोड़ा बहुत भी जानकारी हो कि वर्ल्ड वॉर 2 में कौन कौन से कंट्री लड़ रहे थे, जैसे कि दोस्तों मैं आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि वर्ल्ड वॉर 2 को आप ये समझ सकते हैं कि उसमें 2 ग्रुप था। एक एक्सिस पावर्स थे और दूसरे एलाइड पावर्स थे। एलाइड पावर्स में ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर ये कंट्रीज़ थी और जो एक्सिस पावर थे उसमें थे इटली, जापान एंड नाजी जर्मनी। नाजी जर्मनी इसलिए क्योंकि उस वक्त हिटलर की जो नाजी पार्टी थी वो रूल करती थी। दोस्तों, हिटलर ने एक बार कहा था मरने से पहले कि, अब मैं उनके स्टेटमेंट को बता रहा हूँ कि इफ़ आई हैड गुरखाज देन नो आर्मीज इन द वर्ल्ड विल डिफीट मी। यानी कि उनके कहने का मतलब था कि अगर मेरे पास गोरखा सोल्जर होते तो इस धरती पर कोई ऐसी आर्मी नहीं थी जो मुझे हरा सकती है। दोस्तों, आप गोरखा सोल्जर्स के इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं और ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि मैंने आपको भी बताया कि 2 ब्लॉक थे। पहला ब्लॉक था एलाइड फोर्सेस का और दूसरा था एक्सिस पावर्स के। तो जर्मनी जो था वो एक्सिस पावर के अंडर आता था और यूके जो था वो एलाइड पावर्स के अंडर था। यूके के तरफ से जो गोरखा सोल्जर थे उन्होंने लड़ाई की थी। दोस्तों, दूसरी बात, सैम मैनेक्शॉ, इनके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। ये भारत के पहले फील्ड मार्शल थे। तो उन्होंने गोरखा सोल्जर के बारे में क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि अगर इस दुनिया में, इस धरती पर अगर आपसे कोई कहता है कि मुझे मरने से डर नहीं लगता, तो या तो वो झूठ बोल रहा होगा और या फिर वो गोरखा सोल्जर होगा। दोस्तों, ये प्रचलित है गोरखा सोल्जर के लिए कि वो मरना पसंद करते हैं लेकिन वो डरना पसंद नहीं करते हैं। यानी कि वो डू और डाई, करो या मरो, वो पीछे हटने वाले सोल्जर्स नहीं होते हैं। और उनका ये जो ट्रेनिंग है, उनकी जो ये आप कह सकते हैं कि युद्ध शैली है, कार्यशैली है, ये आज से नहीं पिछले 200-250 सालों से चलता हुआ आ रहा है। दोस्तों, जब जो गोरखा, उस समय गोरखा किंगडम था एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, जब इनके बीच में वॉर हुआ था तो उस वॉर में गोरखाज जो थे वो हार गए थे। बट उनके बहादुरी से
जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी या यूँ कहें कि ब्रिटिश आर्मी थी, वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी और गोरखा किंगडम के बीच में ट्रीटी ऑफ सुगौली हुआ था, तो उस वक्त उन्होंने मतलब वो बेशक गोरखा हार गए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी, बट इन्होंने कहा था कि आप हमारे आर्मी में सर्व करिए। मतलब इन्होंने प्रपोजल रखा था, क्योंकि ये जान गए थे कि गोरखा इतने कम नंबर में होते भी उन्होंने ब्रिटिश आर्मी का किस तरीके से सामना किया था और इतनी आसानी से उन्होंने हार नहीं मानी थी। सो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुए थे और उसके बाद से ब्रिटिश आर्मी में गोरखा सोल्जर्स थे वो सर्व करने लगे। सो दोस्तों वो, और इससे पहले भी अगर हम बात करें इतिहास में जाकर, तो जो महाराजा रंजीत सिंह थे उनके जो आर्मी थी उसमें भी गोरखा सोल्जर सर्व करते थे। सो दोस्तों इनका इतिहास जो है बहुत पुराना है और काफ़ी ज़्यादा गौरव से गौरवपूर्ण इतिहास है गोरखा सोल्जर्स का। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि ट्रीटी ऑफ सुगौली के बाद ब्रिटिश आर्मी में गोरखा सोल्जर काम करने लगे। और दोस्तों ट्रीटी ऑफ सुगौली क्या है, अगर आपको जानना है तो दोस्तों इस पर भी एक वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुका है ऑलरेडी, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। वैसे मैं इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो दोस्तों ट्रीटी ऑफ सुगौली के बाद गोरखा सोल्जर्स जो है वो ब्रिटिश आर्मी के अंडर आके उनके लिए काम करने लगे और इंडियन सब कंटिनेंट में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक्सपेंशन हुआ उसमें गोरखा सोल्जर्स का भी काफ़ी बड़ा योगदान माना जाता है। और उसके बाद जितने भी वॉर ब्रिटिश आर्मी ने ब्रिटिश ने लड़े उसमें गोरखा सोल्जर्स ने उनका काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया, चाहे गोरखा सिख वॉर हो, एंग्लो सिख वॉर हो, एंग्लो अफगान वॉर हो, तो इन सभी वॉर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से गोरखा सोल्जर्स जो थे वो लड़े थे। इवन भारत का जो कहा जाता है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के लिए जो पहली लड़ाई हुई थी 1857 में, उसमें भी उन्होंने ब्रिटिश आर्मी का हेल्प किया था उस रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए। सो दोस्तों ये लोग काफ़ी ज़्यादा बहादुर भी हैं और काफ़ी ज़्यादा कमिटमेंट वाले हैं। ये लोग अगर कमिटमेंट कर देते हैं तो ये ज़रूर निभाएंगे, मर जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटते हैं, ये इनकी खासियत है। सो दोस्तों जब भारत को आज़ादी मिली उस वक्त तक ब्रिटिश जो थे उन्होंने 10 रेजिमेंट तैयार कर चुके थे गोरखा सोल्जर्स को। तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़कर जा रहे थे तो उस वक्त इंडिया को 6 रेजिमेंट मिला गोरखा सोल्जर्स के। उसके बाद में बेशक इंडिया ने एक और रेजिमेंट उसमें जोड़ गया, तो अभी भारत में जो है वो 7 गोरखा रेजिमेंट है, जिसके अंदर करीब 48 से आई थिंक 39 बटालियंस है गोरखा सोल्जर्स के। 7 रेजिमेंट्स है और 39 बटालियंस है, और कुल अगर हम देखें तो 32,000 से 33,000 अभी गोरखा सोल्जर्स सर्व कर रहे हैं इंडियन आर्मी में। सो दोस्तों अब यहाँ पे वो लोग सर्व करते हैं तो उनको वही ट्रीटमेंट मिलता है, वही सब फैसिलिटी मिलता है जो एक इंडियन ऑफिसर को, एक इंडियन जवान को मिलता है, आर्मी के जवान को। वहाँ पे उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है कि आप नेपाल को बिलोंग करते हो सो आपको ये और ये और ये आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगा। सो ऐसा कुछ नहीं है। जो इंडियन जवान को, इंडियन ऑफिसर को मिलता है वही सब मेडिकल फैसिलिटी और बाकी जो फैसिलिटीज़ है वो एक नेपाली गोरखा सोल्जर को भी मिलता है। सो दोस्तों आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि क्या नेपाल का कोई सा भी सिटीजन है वो भारतीय इंडियन आर्मी में आ सकता है क्या? तो दोस्तों इसका आंसर है बिल्कुल। नेपाल का कोई भी सिटीजन है वो एनडीए का एग्ज़ाम दे सकता है, सीडीएस का एग्ज़ाम दे सकता है, और दोस्तों वो इंडियन आर्मी में एज अ जवान या फिर अफसर वो क्वालिफाई कर सकता है। सो दोस्तों ये उनके लिए छूट है। और दोस्तों बहुत सारे हमारे इंडियन जो चीफ बने हैं आर्मी चीफ, वो गोरखा राइफल्स में कमीशन थे, वहाँ से वो आगे बढ़कर वो इंडियन चीफ बने हैं। तो और ऐसा नहीं दोस्तों, भारत और नेपाल के मिलिट्री रिलेशन की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे दोनों जो कंट्री के बीच का कोऑपरेशन है ये भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इंडियन आर्मी जो है वो रिटायर गोरखा सोल्जर्स जो नेपाल में रिटायरमेंट के बाद रहते हैं उनका भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखती है। उनको टाइमली वहाँ पे पेंशन दिया जाता है। जो वहाँ पे विडोज है, यानी कि अब वो गोरखा सोल्जर जो अब नहीं रहे हैं, जिनकी शहादत हो चुकी है, तो उनके विडोज का भी वहाँ पे ध्यान रखा जाता है। इवन इंडियन आर्मी नेपाल में जाती है और वहाँ पे वेलफेयर प्रोग्राम ये लोग चलाते हैं ताकि वहाँ के लोगों का हेल्प हो सके। एंड खासकर इंडियन एम्बेसी जो नेपाल में है वो इस बात का ध्यान रखती है कि जो रिटायर गोरखा सोल्जर्स हैं या जो उनके विडोज हैं उनको किसी भी तरीके का कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए वहाँ पे खासकर प्रोग्राम चलाया जाता है। उनका अपना इनिशिएटिव है ताकि उनका जो ध्यान है वो ठीक से रखा जाए।
और दोस्तों भारत इंडियन आर्मी और नेपाली आर्मी के बीच में टाइम टू टाइम मिलिट्री एक्सरसाइज होते रहते हैं। उसके बाद दोस्तों हर साल 250 स्लॉट प्रोवाइड किया जाता है वहाँ के आर्मी के लिए कि वो इंडिया में आ सके और ट्रेनिंग कर सके। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या ओवरऑल आप नेपाल को देखें तो उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है एज कम्पेयर टू इंडिया। उतना वो मॉडर्नाइज नहीं हुए हैं, उनके पास उतने मॉडर्न इक्विपमेंट, मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं है। सो उनको इंडिया में लाके ट्रेनिंग भी दिया जाता है ताकि एक जो मिलिट्री कोऑपरेशन की जो भावना है वो दर्शाया जाए। और क्योंकि मैंने कहा कि वो लोग इतने बहादुर होते हैं तो उनको भारत में गोरखा सोल्जर्स को अब तक बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, जो गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं सोल्जर्स के लिए, चाहे वो परमवीर चक्र हो, शौर्य चक्र हो, महावीर चक्र हो। और दोस्तों आज़ादी के बाद भी भारत ने जितने वॉर की भारत जितने भी वॉर में इन्वॉल्व रहा है, चाहे चीन के साथ हो चाहे पाकिस्तान के साथ हो, वहाँ पे गोरखा सोल्जर्स का काफ़ी अहम योगदान रहा है और इसलिए उनको बहुत से पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम वर्ल्ड वॉर 2 की बात करें तो वहाँ पे भी गोरखा सोल्जर्स थे। करीब 1,10,000 गोरखा सोल्जर्स ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़े थे और करीब 28 से 30,000 गोरखा सोल्जर्स को अपना जान गंवाना पड़ा था। दोस्तों इनका जो एक इतिहास है, आप कह सकते हैं कि स्वर्णिम इतिहास है। यानी कि ऐसा कोई वॉर नहीं है, चाहे उन्होंने पोस्ट इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के लिए लड़ा हो या उससे पहले ब्रिटिश आर्मी के लिए, जहाँ पे उनके गौरव का कथा नहीं लिखाया गया हो, क्योंकि ये इतने बहादुर हैं। अब दोस्तों मैं इतना डिटेल में मैं क्यों बताया गोरखा सोल्जर्स के बारे में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंडिया और नेपाल के बीच का जो मिलिट्री रिलेशन वो काफ़ी ज़्यादा डीप है। और गोरखा सोल्जर्स के बताने के पीछे कि वो कितने बहादुर है, मेरा एक ही कारण था कि दोस्तों इस वक्त अब नेपाल में क्या है कि पीएम ओली जो है वो एंटी इंडिया सेंटीमेंट वहाँ पे काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं इस चीज़ को। अब वहाँ कई पॉलिटिकल आउटफिट है, ऑफिशियली नेपाल की गवर्नमेंट ने ये स्टेटमेंट नहीं दिया है या डिमांड उन्होंने ऐसा नहीं रखा इंडिया के सामने, बट कई पॉलिटिकल आउटफिट है वहाँ पे, उन्होंने कहा पॉलिटिकल ग्रुप ने कि नेपाल को अब बैन कर देना चाहिए। यानी कि अब कोई नेपाली जो है वो इंडियन आर्मी में सर्व ना करे एज ए गोरखा सोल्जर जाकर, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि कल के दिन में अगर इंडिया और चाइना का वॉर होता है तो उसमें गोरखा सोल्जर्स वीरगति को प्राप्त ना हो और गोरखा सोल्जर्स को चाइना के खिलाफ ना लड़ना पड़े। अब ऐसा वो क्यों कहते हैं? अगर वो गोरखा सोल्जर लड़ेंगे तो चाइना नाराज़ हो जाएगा। और इस वक्त क्या है, इस वक्त नेपाल में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वहाँ भी एंटी इंडिया सेंटीमेंट जो इतने उफान पे है, या फिर वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं केपी ओली, वो जिस तरीके का एंटी इंडिया एग्रेसिव स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो सब चाइना के इशारे पर हो रहा है। दोस्तों उसी को उन्होंने ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया, बट ये नेपाल की तरफ से अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि ऐसा कुछ वो डिमांड कर रहे हैं। बट दोस्तों ठीक है, पीएम जो है वहाँ के केपी ओली वो एंटी इंडिया स्टेटमेंट दे रहे हैं, बट जो गोरखा सोल्जर्स एंड नेपाल या इंडियन नेपाल मिलिट्री जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डीप है और उसका असर, उनके एंटी इंडिया स्टेटमेंट का असर गोरखा सोल्जर्स पे ना पड़े, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप कह सकते हैं कि नेपाल को भी यहाँ पे स्टेप लेना पड़ेगा, इंडिया को भी स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही आप कोई सा भी डीप जो रिलेशन, मिलिट्री रिलेशन, इसको आप ख़राब नहीं कर सकते हैं। दोस्तों अब इंडियन गवर्नमेंट को क्या स्टेप लेना चाहिए वो आप कमेंट करके बताइए कि अब इंडिया को भी यहाँ पे एग्रेसिव होना चाहिए, क्योंकि नेपाल की तरफ से अब बहुत ज़्यादा एंटी इंडिया स्टेटमेंट आ चुका है और अलग अलग तरीके के अब वो स्टेटमेंट दे रहे हैं जो इंडियन सेंटीमेंट को हर्ट कर रहा है। दोस्तों इस इशू पर भारत का क्या स्टेप होना चाहिए वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर इससे जुड़ी अगर कोई नई खबर आती है, कोई नया अपडेट आता है तो उस पर भी मैं एक वीडियो बनाकर आपके सामने ज़रूर हाजिर होऊंगा। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय।